जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? जाहिर है ऊपर वाले की दया आप पर बरस रही है और हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ रहता ही है सदा सर्वदा। हमारा पाठ्यक्रम समाप्त हो चुका है बच्चों, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब पाठ्यक्रम समाप्त होता है उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वह जरा कठिनाई से भरी होती है। मैं डरा नहीं रहा, आपको सचेत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि पाठ्यक्रम समाप्त करना बहुत आसान होता है, लेकिन समाप्त किए गए पाठ्यक्रम का जो पाठ है, जो भाव है, जो आधार है, जो ज्ञान है, जो आधारशिला है, उसको कायम रखना, उसको बरकरार रखना, यह बहुत ही मायने रखता है। उसके लिए बहुत ही चौकसी चाहिए, बहुत ही पाबंदी चाहिए और लगन चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। चलिए, उपसर्ग यह आप पढ़ चुके हैं, उपसर्ग प्रत्यय आप पढ़ चुके हैं, इसके बारे में मैं वीडियो भी दिखा चुका हूँ आपको। लेकिन वह जो जमाना था, जैसे हम फिल्मी दुनिया में सफर आगे करते करते पहले मूक फिल्में बनती थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे उन फिल्मों में भाषा आने लगी, बोली आने लगी, संवाद आने लगे, और अब तो खैर बहुत सारे कलर आने लगे हैं। अब तो खैर एक से एक नायाब फिल्म बनने लगी है, ऐसी ऐसी फिल्में बनने लगी है कि पूछे मत। उसी तरह हमारा वीडियो का जो ये सफर है, दृश्यांश का जो ये सफर है, यह भी आगे बढ़ता जा रहा है। उसमें मैं भी नौसिखवा था, मुझे भी नहीं कुछ, अभी भी नहीं कुछ आता, फिर भी पहले की अपेक्षा तो माता पिता और माँ बाप के सिमरन अनुकंपा से सुधार हुआ है और इस बात की खुशी है, मुझे गर्व भी। तो इसीलिए मैंने नए सिरे से वीडियो फिर से बनाया है। यह पुनरावृत्ति का वीडियो है, लेकिन आपका मनोरंजन होगा, आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। तो चलिए, उपसर्ग पुनरावृत्ति है और आप ही की कक्षा है। यह पर्दा खुल रहा है। कुछ बताने से पहले देखिए, मेरे दृश्यांशों में चित्र होते हैं और उन महान भावों के चित्र होते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ऐसे ऐसे महान भावों के चित्र उपस्थित करूं जो आपको मार्गदर्शित करें, आपको पथ प्रदर्शित करें, आपकी राहों को आसान बनाएं, आपको बताएं कि पढ़ाई लिखाई क्या होती है। कम से कम वे अपने क्षेत्र के इतने महान होते हैं, आप अंग्रेजी में बोले तो लीजेंड होते हैं, एक तरह से लिविंग लीजेंड। ये कभी थे, आज भी हैं। आज हमारे बीच इनकी देहें नहीं है, लेकिन ये खुद हैं, स्वयं है, अपनी रचनाओं के आधार, अपनी कृतियों के आधार पर। बाईं तरफ यानी मेरा जो चित्र है, उस चित्र के दाहिनी ओर इधर टोपी वाला जो एक चित्र आपको दिख रहा है, ये हमारे, देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम जो वैयाकरण थे, व्याकरणाचार्य थे, उनका नाम था पाणिनि, है ना। 4000 सूत्रों, करीब 3995 सूत्रों के माध्यम से उन्होंने अष्टाध्यायी बहुत महान व्याकरण लिखा। जो आदि व्याकरण है उसी की नकल पर सारे व्याकरण बनते हैं, याद रखिएगा। और ये उसके बाद हिंदी के प्रथम व्याकरणाचार्य हैं, इनका नाम है, टोपी वाला जो चित्र है उन्हीं सज्जन का है। इनका नाम है पंडित कामता प्रसाद गुरु। क्या? पंडित कामता प्रसाद गुरु। और इनका पहला व्याकरण है, सबसे पहला व्याकरण हिंदी व्याकरण। बहुत विशद है, वह शायद अब उपलब्ध भी न हो, लेकिन वह अवश्य पढ़िए। मैं आपसे, समस्त हिंदी शिक्षकों से, जितने भी बंधु हैं, मैं सबसे यह अनुरोध करता हूं कि हिंदी का जो पहला व्याकरण है पंडित कामता प्रसाद गुरु का लिखा हुआ, वह आप अवश्य पढ़ें, जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। इधर आइए दूसरी तरफ, यानी चित्र में मेरे बाईं ओर, लेकिन ऐसे दाहिनी ओर, इनका जो नाम है ये है पंडित किशोरी दास वाजपेयी। मैं आपको ऐसे ऐसे महान भावों से मिलवा रहा हूं, आपने सपने में भी इनकी जानकारी नहीं ली होगी। आप बच्चे हैं, हम लोगों को भी बाद में जानकारी मिली है, हम लोग भी आपकी उम्र में इन्हें नहीं पहचानते थे, लेकिन क्या खोया अब जानते हैं हम लोग, हमने क्या गंवाया उस समय। यह है पंडित किशोरी दास वाजपेयी। इन्होंने लिखा हिंदी दूसरा व्याकरण, हिंदी शब्दानुशासन, लेकिन यह भी उसी आधार पर है। फिर भी इनका व्याकरण जो है बहुत विशद है, बहुत अलग है। इन्होंने संपूर्ण व्याकरण लिखा और इन्होंने व्याकरण के मुख्य मुख्य हिस्सों को, शब्दानुशासन है, शब्द आए कहाँ से, शब्द होते कैसे हैं, और विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे था, मतलब तमाम बातें इस तरह से इन्होंने विस्तारित करके लिखी हैं कि पूछिए मत। ये दोनों ही व्याकरण अनुपलब्ध हैं, लेकिन कोशिश करने पर मिल जा सकते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा से ये दोनों व्याकरण प्रकाशित हुए। अभी हो सकता है कि हिंदी
जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय या केंद्रीय हिंदी संस्थान है वहां से आपको ये उपलब्ध हो जाए। पटना में हो सकता है उपलब्ध हो जाए, यदि उपलब्ध हो जाए तो अवश्य पढ़िए। यदि आप हिंदी में कुछ करना चाहते हो तो हिंदी की मौलिक जानकारी है, इधर उधर के व्याकरण मत पढ़िए, इन दोनों के व्याकरण पढ़िए आप। चलिए अब आता हूं मैं असली मुद्दे पर। उपसर्ग, आप सब जानते हैं उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग क्या है, और मैं प्रश्नों से ही शुरुआत करता हूं। उपसर्ग क्या है, इसकी आवश्यकता ही क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसके कितने भेद होते हैं, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो उपसर्ग क्या है यह मैं आपको अगले पृष्ठ से बताऊंगा, लेकिन यह इतना विशद है कि मैंने बाकी के प्रश्नों के उत्तर इसमें आगे दिए ही नहीं, इसलिए इनके उत्तर मैं आपको यही दूंगा, यही बताऊंगा। इसकी आवश्यकता पहले यह बता दूं आपको औपचारिक रूप में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग एक शब्दखंड होता है, शब्दखंड यानी शब्द का टुकड़ा। उससे शब्द का टुकड़ा किसे बोलते हैं, जिससे शब्द का पूरा अर्थ प्रकट न हो। अब जैसे सा है, सु है, अब है, अध है, इसे क्या अर्थ प्रकट होगा, ये टुकड़ा है, ठीक है। और खंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे वही बात पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता। तो उपसर्ग क्या है, उपसर्ग एक शब्द खंड है, ठीक है। क्या करता है यह किसी मूल शब्द से पहले आकर उसकी परिभाषा, उसका जो अर्थ है वो बदल देता है। परिभाषा करने का मतलब है कि उसका जो पूरा आमूलचूल परिवर्तन है वह उत्पन्न करने में यह सहायक होता है। आमूलचूल यानी मौलिक रूप में उसका पूरा अर्थ ही बदल देता है। इसकी आवश्यकता ही क्या है, इसकी आवश्यकता है क्योंकि उपसर्ग यदि न हो तो हम नए शब्द नहीं बना पाएंगे, इसलिए आवश्यकता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग शब्दों से, मूल शब्दों से पहले होता है ताकि हम नए शब्द गढ़ सकें। इसके कितने भेद होते हैं, इसके भेद होते हैं 4। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि साहित्य में हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है और भाषा बिना शब्दों के हो ही नहीं सकती। शब्दों का जितना अथाह भंडार हमारे पास होगा उतनी अच्छी हमारी भाषा होगी, जाहिर सी बात है। तो यह जो इतना अच्छा है, यह जो इसकी जो शब्द क्षमता है, इसका जो सामर्थ्य है, इसका जो भंडार है, यह यूं ही नहीं है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, इन चारों के आधार पर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। बात समझ आ रही है जी। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये देखिए, चिड़िया उड़ी, अज्ञान की चिड़िया उड़ी, अब ज्ञान का यहाँ पदार्पण हुआ। यहाँ देखिए, मैंने उन्हीं दोनों महानुभावों के चित्र देने का प्रयास किया है। उपसर्ग क्या है, वह शब्द खंड जो किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दे, उपसर्ग कहलाता है। वह शब्द खंड जो किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दे, उपसर्ग कहलाता है। जैसे सु जोर आगत, स्वागत, सब जोर एडिटर, सब एडिटर। इस सब एडिटर को याद रखिएगा, यहाँ मैंने जोड़ कर लिखा है, मैं खुद बोल देता हूँ, यहाँ जोड़ कर लिखा है, आगे हटा कर लिखा है, इस पर मैं वहां चर्चा करूंगा। परिजोर चर्चा, परिचर्चा, अन जोर पढ़, अनपढ़, खुश जोर बू, खुशबू, अभिजोर मान, अभिमान, अजोर मर यानी अमर। जो देखा आपने, उपसर्ग क्या है, वह शब्द खंड जो किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दे, उपसर्ग कहलाता है। जैसे सु जोर आगत, स्वागत, सब जोर एडिटर, सब एडिटर, परिजोर चर्चा, परिचर्चा, अन जोर पढ़, अनपढ़, खुश जोर बू, खुशबू, अभिजोर मान, अभिमान, अजोर मर, अमर। आगे बढ़ा जाए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा भी है पंडित कामता प्रसाद गुरु, और ये उनके बुढ़ापे का चित्र है, हमारे किशोरीदास वाजपेयी। आगे इनके नए चित्र भी आपको मिलेंगे। उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं भाई। कौन कौन? संस्कृत के उपसर्ग। कौन कौन है संस्कृत के उपसर्ग? तो प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, दुह, निह, वि, आ, नि, अधि, उप, परि, सु, अन, उत, अभि, आदि। ये कितने हो गए? बहुत ज्यादा है, 22 होते हैं। 2-4 इसमें छूट गए हैं, लेकिन वे जब आप क्लास में आइएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग अन, अ, आ, स, क, सु, कु आदि बहुत सारे हैं।
अब यहां देखिए प्र परा, अब संस्कृत के उपसर्ग है कैसे, प्र, आगे मैंने उदाहरण दिए हैं फिर भी यहां बता दूं। अब जैसे प्र है, प्र जोर योग बराबर प्रयोग, पराजोर भव जरा बराबर पराभव, उपजोर आधार उपाधार, उपजोर न्यास उपन्यास, अन जोर पढ़ अनपढ़, अजोर मर अमर, तरह तरह के हैं। चलिए पहले दृश्यांश का जो समय बंधन है वो समाप्त हो रहा है, तो मैं इसके बाद फिर आपसे मिलूंगा, तब तक